Very good afternoon, students. Again, we came for the next problem of the sound chapter ICC board physics 10th standard. Now, this question you must know the graph. Okay, so graph I will show how to understand the graph. Then we will solve this numerical. So I am going to rub previous question, and now we will go for the to understand the graph. See what happened when you must know the graph. So I am going to take you in a just next level or the higher level. Draw a sphere, means not a sphere, a circle. Draw a circle like this. एक सर्कल बना लो, समझ गए? तो जब ये सर्कल बना लेते हैं हम लोग और एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, तो वी मेक प्लस साइन व्हेन वी सी पार्टिकल ओवर हियर. ओके, तो इसका नजर कहाँ रहेगी? इधर. देन दिस विल बी द पॉइंट. अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकल को अगर यहाँ ले आते हैं तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा. नाउ सी इट फुट विल बी हियर समवेयर हियर. अगर पार्टिकल यहाँ आता है तो फुट यहाँ आ जाएगा. ओके, अगेन पार्टिकल यहाँ आता है तो फुट यहाँ आ जाएगा. तो हम लोगों को क्या मिला कि जब पार्टिकल घूम के यहाँ तक जाता है तो इसका फुट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है. इसी को y बोलते हैं. जो यहाँ पे y लिखा हुआ है वो यही होता है. और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चले आता है तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्साइड हो जाता है. इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन. ये मीन पोजिशन है. जब ये पार्टिकल यहाँ आता है फिर से इसको नीचे आना चालू करता है, फिर से नीचे आना चालू करता है. अगेन इट विल बी कम एट जीरो. तो जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम जाता है. तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से वेव बनाएंगे. ये आ गया मैक्सिमम पे. समझ गए? आपको समझ में आ रहा है? अब जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है. जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगा इसका फुट नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाकर ये नीचे आएगा. इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसी को ऑसिलेशन बोलते हैं हम लोग. तो पार्टिकल ऊपर गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस आया, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वापस आया. इसको बोलते हैं माइनस ए और इसको बोलते हैं प्लस ए. यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कभी ज्यादा कम नहीं होता है. यानी कि जो -2 होता है और +2 होता है वो मैथ्स में कम ज्यादा होता है. समझ गए? लेकिन यहाँ पर -a का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन और +a मतलब दूसरा डायरेक्शन. सो ये +a आ गया. यानी कि आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा. आई समझ? अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को यहाँ लाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0. तो यहाँ पर वापस आ गया. देखो ये आ गया वापस. देखो आपने देखा होगा यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ गया. तो वो क्या बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया? 0.5 सेकेंड. यानी यहाँ से यहाँ तक गया होगा फिर यहाँ तक आया होगा. तो जब ये घूम के यहाँ आएगा तो वो लेता है 0.5 सेकेंड. आई समझ? यानी कि ये हो गया आपका 0.5 सेकेंड. यानी कि जब ये पार्टिकल घूम के इधर आ जाएगा इसको बोलते हैं टोटल टाइम पीरियड. और 1 सेकेंड में कितना सर्किल घूम लेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम लोग पेंडुलम की मोशन को देखें, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है. आप देखो इसको 4 पॉइंट चलेगा. ये 1 2 3 4. उसी तरह से यहाँ पे भी 4 चलेगा. 1 2 3 4 1 2 3 4. अब आपने देखा कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया उसने? 0.5 सेकेंड. तो देखो आधी वेवलेंथ बन गई. देखो आधी वेवलेंथ बन गई. दिस इज कॉल्ड आइसो. तो जब पार्टिकल इस तरह से पूरा वाइब्रेट करता है, देखो 1 2 3 4. और जब पार्टिकल पूरा एक वाइब्रेशन करता है और डिस्टरबेंस कितने दूर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो जब पार्टिकल पूरा एक सर्किल काट लेता है तो डिस्टरबेंस इतना जा पाता है. इसको बोलते हैं वेवलेंथ. यहां से लेकर यहां तक. अगर आप इसको लंबा करोगे, वेवलेंथ को लंबा करोगे, और अगर वेवलेंथ को लंबा करोगे तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. कभी भी याद रखना, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रिलेशन इनवर्स होता है. समझ गए? क्या होता है? इनवर्स होता है. अगर एम्पलीट्यूड कम कर दोगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी. यानी कि इसको ऊपर तक नहीं जाना पड़ेगा. ये छोटा सा सर्किल घूमेगा. समझ गए? जितना बड़ा सर्किल होते जाएगा उतना एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा. तो दिस विल बी द एम्पलीट्यूड. दिस विल बी द एम्पलीट्यूड. इसको बोलेंगे -a. क्या बोलेंगे? -a. इसको बोलेंगे +a. और ये जो जा रहा है यहाँ पे टाइम को लेकर चल रहे हैं, पर बाद में अपन डिस्टेंस भी लेकर चलेंगे नीचे वाले के लिए. समझ गए?
तो जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, यहां जाता है और यहां तक पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है? 0.5 सेकेंड। तो देखो आपने इसमें 0.5 सेकेंड लिया है। अब जब ये घूम के यहां जाएगा तो अगेन देखो, यहां पे आया तो ये बढ़ गया, यहां पे आया तो और बढ़ गया, यहां पहुंचा तो ये पूरा माइनस से आ गया। फिर पार्टिकल यहां आया, फिर पार्टिकल यहां आया, फिर पार्टिकल यहां आया और फिर पार्टिकल यहां आ गया। इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से वापस घूम के यहां आता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और जो भी बीच में टाइम लगेगा उसको बोलते हैं स्मॉल टी। वो क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में क्या बनती है? वेवलेंथ बनती है, यानी पूरे टी में ये बनेगी, ये वेवलेंथ है, समझिए। तो दिस इज अ डिस्टरबेंस प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम। तो हमारी साउंड वेव जो होती है वो मटेरियल मीडियम में ही, यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और ये वेव प्रोड्यूस होती है हमारे कारण, जब हम बात करते हैं या ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं तो ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट मोशन में डिस्टरबेंस जितना प्रोपोगेट होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो देखो आपको मैं बताता हूं, 1 2 3 4, ये एक ऑसिलेशन हो गया। जब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा और डिस्टरबेंस कितना दूर चला गया, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। जब वो आधा वाइब्रेट करता है, जब वो यहां से यहां तक आता है तो डिस्टरबेंस इतना ही पहुंच पाता है, इसका मतलब ये लैम्डा बाई 2 हो गया। और जब ये पूरा घूम के गया तो ये क्या हो गया? वेवलेंथ। तो आपको पता चल गया कि यहां से यहां तक वेवलेंथ है, और वेवलेंथ पूरी बनी तो टाइम कितना लिया? 0.1 सेकेंड। ऑब्वियसली जब ये 0.5 सेकेंड होगा, जब आधा 0.5 सेकेंड होगा तो अगला क्या होगा? 0.1, यानी कि यहां पहुंचने में 0.1 सेकेंड ले रहा है। इसका मतलब टी क्या हो गया? 0.1 हो गया। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर आपका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड, तो ये हो गया 1/0.1, ये पॉइंट हटाओ तो जीरो ऊपर चला गया, तो 10 हर्ट्ज इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज। तो पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार वेवलेंथ हमको पकड़ में आ गई है, हमको यहां तक जाना ही नहीं है, हमको यहां तक जाना ही नहीं, हमें यहीं पे पता चल गया कि वेवलेंथ कितनी है? 0.1 है। तो 0.1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। अब नॉर्मल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड होगी शायद, वो देखो ऊपर। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन, फिर लिखना पड़ेगा फॉर्मूला यूज्ड, ऐसे करके आखिरी में लिखना पड़ेगा आंसर, ये सब लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन। तो ये वेवलेंथ निकालेंगे तो 20/10 करेंगे 2 मीटर, यानी कि वेवलेंथ क्या निकल गई? 2 मीटर। यानी कि ये जो बनी थी ये डिस्टेंस 2 मीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ऐसा पूरा घूमा होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 2 मीटर। तो वेवलेंथ क्या होता है? हमेशा फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, आधा अपो मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज को हम लोग दूसरे ग्राफ के साथ समझते हैं। देखो इधर, यहां पर क्या है, आपने देखा होगा ये y लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। यानी कि आप जब देखेंगे तो यहां से ये ऊपर गया, वापस आया, नीचे गया, वापस आया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2a हो जाएगा, लेकिन मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना रहेगा? इतना, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई भी वेव ऐसे आगे बढ़ती है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस होता है। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और वो ऊपर कितना गया, वापस कितना आया, ये ही डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल और फाइनल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक वेव बनने में कितना डिस्टेंस लिया उसने? 2 मीटर। तो आपको वेवलेंथ क्या मिल गई? वेवलेंथ क्या मिल गई? 2 मीटर की। आई समझ? और आपको वेलोसिटी मालूम थी, कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ पुट कर दिया, क्योंकि आपको वेवलेंथ मालूम चल गई ग्राफ से, है ना, और आपने निकाल लिया 10 हर्ट्ज। अगर वो पूछते कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, क्या पूछते? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो इधर, यहां से यहां तक गया तो कितना गया? ए। यहां से यहां तक गया तो कितना गया? ए। यहां पर प्लस माइनस कुछ नहीं होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहां से लेकर यहां तक, तो 2a इज द डिस्प्लेसमेंट। अब जब यहां से यहां तक जा रहा है तो आपको बोलेगा पाथ ऑफ वाइब्रेशन।
पाथ ऑफ वाइब्रेशन 8 मीटर 5 मीटर ऐसे दिया रहेगा, तो ये दिया रहेगा मान लो 8 मीटर, पाथ ऑफ SHM क्या दिया रहेगा 8 मीटर, तो आप इसको काटो 2 4 या 8, इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हुआ 4 मीटर। इस तरह से सेंटीमीटर या मीटर में एम्पलीट्यूड निकाल पाते हैं। कभी भी पाथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है, पाथ दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, उससे एम्पलीट्यूड निकल आता है। कभी कभी तो ये हाइट दी रहेगी, ये हाइट दी रहेगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना बेटा। मैं तुम्हें कुछ खास बातें और बताता हूं जो इसमें चैप्टर में है, वो समझाता हूं, ताकि ये न्यूमेरिकल के साथ कुछ टॉपिक भी क्लियर होते जाएं। आपको एक टॉपिक है फोर्स ऑसिलेशन, है ना, फ्री ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन और रेजोनेंस, एक रेजोनेंस भी है। इनके बारे में तुमको बताता हूं। देखो क्या होता है कि जितने भी ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन में तुम्हें पहले समझा देता हूं क्या होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऑसिलेशन के बारे में है नहीं। देखो क्या होता है कि एक होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? एक ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, समझ गए, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो हमारी अर्थ है और ये सन है, तो बराबर अर्थ उस सन की चारों तरफ घूम के वापस आ जाएगी, फिर घूम के वापस आ जाएगी, हर बार वो अपने मोशन को रिपीट करेगी, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अपने एक्सिस पे घूमेगी, 24 घंटे के बाद फिर से आ जाएगी, है ना, और कुछ टाइम भी होता है, 24 घंटे के बाद वापस आ जाएगी। इसी तरह से 365 दिन और 6 घंटे के बाद वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। ये बोला कहलाता है पीरियोडिक मोशन। तो तुम्हारे क्लास में पीरियड्स होते हैं कि एक फिजिक्स का पीरियड है 10 बजे था, तो कल भी 10 बजे रहेगा, परसों भी 10 बजे रहेगा, है ना, तो इसी को बोलते हैं पीरियड। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीज बार बार रिपीट होती जाती है, और वो जो इवेंट होता है वो एक जैसे ही होता है, चेंज नहीं होता। तो आप देखो ये गया ऊपर वापस आया, गया नीचे वापस आया, इसको भी अपन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। लेकिन सारे के सारे मोशन, देखो सारे के सारे मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, लेकिन ऑसिलेशन जो है ये पीरियोडिक मोशन जरूर है, समझ गए। लेकिन ऑसिलेशन और सर्कुलर मोशन में फर्क है। जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ चक्कर काट रही, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑसिलेशन नहीं। सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होते, लेकिन ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होता है, समझ गए। तो अर्थ अपने चक्कर काट रही, अगर अर्थ ऐसा करती है, देखो यूं आके वापस आ जाती, यूं आके वापस आ जाती, तो ये ऑसिलेशन हो सकता था, समझ गए। तो ऑसिलेशन क्या होता है, ये जो मोशन है ये ऑसिलेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक झूला है, झूले को अपन ने धक्का मारा, वो झूलने लगा, है ना। तो पहले बार में अपन ने धक्का मारा, उसके बाद वो झूल रहा था। तो जब अपन धक्का मारा और उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी आई, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, समझ गए। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो काफी देर तक झूलता रहेगा, एयर के रेजिस्टेंस के कारण, ग्रेविटी के कारण वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो कहीं और चले जाता, वैसे वापस ही नहीं आता, वो ग्रेविटी के कारण ही वापस आता है वो। तो कुल मिला के फ्री ऑसिलेशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं पृथ्वी पर, लेकिन हम मान सकते हैं कि फ्री मोशन है, फ्री ऑसिलेशन है। कैसे? जैसे पेंडुलम है, उसको एक बार हिलाया गया था तो वो अभी तक चल रहा है। जैसे हमारा पुणे यूनिवर्सिटी में भी एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो पेंडुलम को देखा नहीं, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। कैसे होती रहती है? यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है और यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम रहती है, और इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहता है। इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। कई लोग बोलते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क के ऑसिलेशन भी नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, वो अपन जब मारते हैं उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन तुम्हारे बुक के अंदर है तो पढ़ लो, क्या कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन तो होते ही नहीं है, एक बार फोर्स तो लगाना ही पड़ता है तभी जाके वो वाइब्रेशन पैदा होते हैं। लेकिन मोशन ऑफ पेंडुलम इज अ गुड आंसर ऑफ फ्री ऑसिलेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अपने आप ऑसिलेट कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक रूप से, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स्ड ऑसिलेशन के, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर, यानी हमने धक्का दे दिया और वो वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। और एक होता है रेजोनेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से 2 ऑसिलेशन पर सेकंड से घूम रहा है और अपन ने उतनी ताकत उसको लगा दी तो वो तेज ऑसिलेशन करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी
और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तब वो तेज ऑसिलेट करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप एक रॉड को जमीन में गाड़ दो और खींच के छोड़ दो तो वो ऐसे 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 होकर रुक जाएगी। ट्यूनिंग फॉर्क में भी ऐसे होता है, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है, ऐसे वाइब्रेट करते करते रुक जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस डिक्रीज होते जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो जैसे पहला पहला एम्पलीट्यूड ऐसा है ना, ऐसा एम्पलीट्यूड है, दूसरा कम होगा, तीसरा और कम होगा। तो आप जब देखोगे ना तो इस तरह से देखो इसका वाइब्रेशन कम होते जाएगा, ऐसे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। तो जो ब्रिजेस होते हैं ना, जिसमें जो हमारे सैनिक होते हैं, जो आर्मी पीपल होते हैं, जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और हमारे लिए रियल हीरो हैं, तो जो आर्मी जब ब्रिजेस को क्रॉस करती है, लड़ाई के लिए जाती है या प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जो हैंगिंग ब्रिजेस होते हैं, जो जमीन से फिट नहीं है, उन ब्रिजेस पे जब आर्मी जाती है तो आगे वाला क्या करता है, इधर पाँव मारता है, पीछे वाला इधर मारता है, फिर उसके पीछे वाला इधर मारता है, तो ऐसा आगे पीछे लात मारते हैं, जिसमें डैम प्रोड्यूस हो गया। डैम मतलब रुक जाना। तो अगर सब लोग एक तरफ मारेंगे ना, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो धीरे धीरे वो ऑसिलेट करने लगेगा और टूट जाएगा ब्रिज। तो डैम्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो, इसलिए आर्मी के पर्सन जो है वो अल्टरनेट अपोजिट फुट मारते हैं ताकि वो रुक जाए। तो डैम्पिंग बड़ी काम की चीज है, इतना बुरी चीज नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन और करवाता हूं तुमको, है। चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तुम नोट कर लेना क्वेश्चन। ए बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस। एक लड़का है, उसकी इको सुनाई आता है। देखो इको का क्या होता है, जो 1/10 सेकेंड में साउंड रिपीट होके आ जाता है, 1/16 भी रहता है शायद, साउंड के लिए 1/16 रहता होगा, है। तो वो वापस आ जाता है और आदमी को सुनाई देता है, उसको इको बोलते हैं। तो एक लड़का है, अगर मान लो इसने आवाज निकाली है और यहाँ पे कहीं जाके टकरा के वापस आई होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया d, और ये डिस्टेंस क्या हो गया d। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, और 2d। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन t वाला फॉर्मूला लगाना, हमेशा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं हम लोग। ए बॉय सीज एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के बाद उसको इको आ रहा है। 1 सेकंड मतलब टी दिया हुआ है, 1 सेकंड के बाद बड़ी जल्दी आ रहा है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, 350 मीटर पर सेकेंड। 350 मीटर पर सेकेंड ये रफ्तार दी हुई वेलोसिटी ऑफ साउंड की। और उसने कहा कि लेट द डिस्टेंस ऑफ हिल बी डी है। चलो तो 2d हो जाएगा जब वापस आएगा। तो वो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2d। रुको क्वेश्चन क्या है। बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द बॉय। यानी कि ये जो है सिर्फ ये निकालना है हमको, 2d नहीं निकालना। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन t। एक और कर सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2 करेंगे तो d निकल आएगा ना। तो वेलोसिटी कितनी है, 350। 350 मल्टीप्लाई करो, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, डिवाइड बाय कितना है, इनटू कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 350 डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको आधा कर दो। 50 का आधा 25 हो गया और 150 होता है, लगभग 175 के आसपास की वैल्यू होगी। हाँ 175 मीटर, और इसका आंसर आ गया 175 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इको के, तो आप यही फॉर्मूला यूज करना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन t। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे अपन लोग। बाय।